ऐसा एक्टर जो हर जनरेशन का फेवरेट है, लेकिन जो इंसान आज हर हफ्ते केबीसी की हॉट सीट पर बैठता है, जो हर नए हीरो का इंस्पिरेशन है, जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा लीजेंड है, उसका सफर कभी आसान नहीं था। एक ऐसे इंसान की कहानी जो रेडियो से रिजेक्ट हुआ, जो बॉम्बे की सड़कों पर बिना काम के घूमता रहा, जो फ्लॉप फिल्मों की वजह से रिटायर होने की सोच रहा था, जो मरने की कगार पर था, लेकिन फिर भी हर बार लौटा और हर बार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये कहानी सिर्फ अमिताभ बच्चन की नहीं, बल्कि एक जिद की, एक मेहनत की, एक डेडिकेशन की कहानी है जो सबको सिखा सकती है कि अगर आप मेहनत करते हो तो सफलता दूर नहीं होती। 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद के एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन, जो खुद एक महान हिंदी कवि थे, पहले उनका नाम इनकलाब रखना चाहते थे। ये नाम इनकलाब जिंदाबाद नारे से प्रेरित था, जो उस वक्त आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा था। लेकिन एक दिन हरिवंश राय बच्चन के एक मित्र और महान कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उनसे कहा, इनकलाब तो एक जज्बा है, पर तुम्हारे बेटे का नाम एक प्रकाश होना चाहिए, एक रोशनी जो कभी ना बुझे। और यहीं से नाम पड़ा अमिताभ, जिसका अर्थ है जो कभी ना बुझे, जो हमेशा चमकता रहे। उनके पिता का असली सरनेम श्रीवास्तव था, लेकिन उन्होंने अपने पेन नेम के रूप में बच्चन अपनाया और यही नाम आगे चलकर एक ब्रांड बन गया, अमिताभ बच्चन। अमिताभ की मां तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने छोटी उम्र से ही देखा था कि उनके पिता लिखने में व्यस्त रहते थे और मां हमेशा समाज सेवा में लगी रहती थी। लेकिन मां का एक सपना था कि अमिताभ एक्टिंग करें, बड़े पर्दे पर दिखें। स्कूल के समय से ही अमिताभ की पर्सनालिटी एकदम अलग थी, एक शांत लड़का, लेकिन जो अंदर से इंटेंस था। उनकी हाइट भी स्कूल के टाइम से काफी लंबी थी और उनका फिजिक दूसरे बच्चों से अलग था। दोस्तों के बीच उनका एक अलग प्रेजेंस था, एक अलग करिश्मा था। पढ़ाई में भी वो अच्छे थे। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर किरोरीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc किया। यहीं उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और पहली बार स्टेज पर एक्टिंग का असली मजा चखा। थिएटर का नशा इतना चढ़ गया कि वो हरिवंश राय बच्चन के खिलाफ भी जाने लगे, जो चाहते थे कि अमिताभ एक सिक्योर जॉब करें। पढ़ाई पूरी होने के बाद अमिताभ एक नॉर्मल नौकरी करने लगे। बर्डन कोरिए नाम की एक ब्रिटिश फर्म में कोलकाता में एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव बने, जिसमें उनकी सैलरी सिर्फ RS 1640 थी। लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल एक्टिंग के लिए मचल रहा था। उन्होंने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो AIR में अप्लाई किया। AIR वालों ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, रेडियो के लिए सही नहीं है। जो आवाज आज अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी पहचान है, वही आवाज उस वक्त उनका सबसे बड़ा रिजेक्शन बन गई। उनके दोस्त राजीव गांधी ने उन्हें मुंबई जाने का सुझाव दिया। उनके भाई अजिताभ बच्चन ने भी समर्थन किया और फाइनली 1961 में अमिताभ अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई आना आसान था, लेकिन यहाँ टिकना मुश्किल। इंडस्ट्री में ना कोई पहचान थी, ना कोई सिफारिश। प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर लगाए, एक एक जगह ऑडिशन दिया, लेकिन सिर्फ रिजेक्शन मिला। उनके समय में फिल्मों के लिए एक चॉकलेट बॉय हीरो का ट्रेंड था। राजेश खन्ना जैसे एक्टर छाए हुए थे। अमिताभ का चेहरा उतना ट्रेडिशनल हीरो जैसा नहीं था। उनकी हाइट इतनी लंबी थी कि हीरोइन उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होती थी। इसीलिए उन्हें एक के बाद एक सिर्फ रिजेक्शन ही मिला। फिर एक दिन उनका लक बदलने वाला था। उन्हें 1963 में एक वॉइस नैरेटर का काम मिला फिल्म भुवन शो में। ये एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अमिताभ का टैलेंट देखकर फिल्म मेकर्स इंप्रेस हो गए। फिर 1969 में 7 हिंदुस्तानी में एक एक्टर का रोल मिला, लेकिन फिल्म चली नहीं। 1970-72 तक उनकी 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। एक एक्टर जिसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, जिसकी फिल्में चल नहीं रही थीं, जो एक एक रुपए के लिए परेशान था, उसके करियर का अंत होने वाला था। लेकिन तब एक ऐसी फिल्म आई जो अमिताभ बच्चन का नसीब बदलने वाली थी, जंजीर 1973। अमिताभ को जंजीर पहले नहीं मिली थी। पहले ये रोल राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, देवानंद, जितेंद्र को ऑफर किया गया था, लेकिन सभी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर थी। एक ऐसे हीरो की कहानी थी जो सिर्फ गुस्सा करता है, रोमांस नहीं करता। राजेश खन्ना जैसे एक्टर अपनी रोमांटिक इमेज नहीं बिगाड़ना चाहते थे। और तब सलीम जावेद ने कहा, अमिताभ इस रोल के लिए परफेक्ट हैं। फिल्म आई और अमिताभ बच्चन एक रात में सुपरस्टार बन गए। जब तक बैठने को ना कहा जाए, शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर के बाद एक नए बॉलीवुड युग का जन्म हुआ, द एंग्री यंग मैन। और फिर अगले 50 सालों में अमिताभ बच्चन ने जो किया वो सिर्फ एक करिश्मा है। जंजीर की सफलता ने अमिताभ बच्चन को रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में टिके रहना आसान नहीं था। एक सुपरहिट फिल्म मिलना अलग बात थी, लेकिन लगातार हिट फिल्में देना असली चुनौती थी। पर अमिताभ ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसके बाद वो हर फिल्म में अपनी एक अलग छाप छोड़ते गए। जंजीर के बाद उनका करियर रफ्तार पकड़ चुका था। 1975 में डीवर और शोले जैसी फिल्में आईं।
जिन्होंने न सिर्फ अमिताभ के करियर को नया मुकाम दिया बल्कि उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर स्थापित कर दिया। डीवर वो फिल्म थी जिसने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के रूप में हमेशा के लिए बॉलीवुड का नया हीरो बना दिया। ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो बचपन में गरीबी और अन्याय से गुजरता है और बड़ा होकर अपने दम पर पूरी दुनिया को झुका देना चाहता है। लेकिन फिल्म का असली जादू था अमिताभ का दमदार किरदार विजय वर्मा। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। ये डायलॉग आज भी लोगों के जहन में ताजा है। डीवर सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये उस दौर की सबसे ज्यादा प्रभावशाली फिल्मों में से एक थी और अमिताभ ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक आम हीरो नहीं बल्कि एक ऐसा एक्टर हैं जो स्क्रीन पर आते ही कहानी को नया आयाम दे देते हैं। उसी साल आई शोले, जिसने बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा नाम कमाया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस फिल्म में अमिताभ ने जय का किरदार निभाया, जो वीरू धर्मेंद्र का सबसे अच्छा दोस्त था। शोले में हर चीज परफेक्ट थी, दमदार स्टोरी, आइकॉनिक विलन गब्बर सिंह, एवरग्रीन डायलॉग्स और शानदार परफॉर्मेंस। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? इस छोटे से डायलॉग ने भी ऑडियंस को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया था। शोले के बाद अमिताभ बच्चन एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके थे जिनकी हर फिल्म हिट हो रही थी। 1970s और 1980s का दौर, सुपरस्टार से मेगा स्टार तक का सफर। अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के लिए अमिताभ का नाम हिट फिल्मों की गारंटी बन चुका था। अमर अकबर एंथनी 1977। इस फिल्म में अमिताभ ने एंथनी गोंसाल्वेस का किरदार निभाया, जो मजाकिया था लेकिन जबरदस्त एक्शन भी करता था। माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस गाने के दौरान जो उनकी कॉमिक टाइमिंग थी वो आज भी याद की जाती है। डॉन 1978। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल किया। एक तरफ वो खूंखार क्रिमिनल थे तो दूसरी तरफ एक मासूम आदमी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मुकद्दर का सिकंदर 1978। इसमें उनका ट्रेजिक किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि फिल्म सुपरहिट हो गई। लावारिस 1980। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाने में उनका अनोखा अंदाज पूरे देश में ट्रेंड बन गया था। सत्यपी सत्ता 1982। यहाँ भी उन्होंने डबल रोल करके दिखा दिया कि वो किसी भी तरह के रोल में कमाल कर सकते हैं। नमक हलाल 1982। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की कॉमेडी टाइमिंग देखने लायक थी। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। इस डायलॉग पर थिएटरों में सीटियां बजती थी। फिर 1983 में आया वो साल जिसने अमिताभ को मौत के मुंह से वापस लाकर लोगों की दुआओं का भगवान बना दिया। कूली का सेट और अमिताभ की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 1982 में कूली की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में पुनीत इस्सर ने अमिताभ बच्चन को मुक्का मारकर पीछे धकेला और उन्हें एक टेबल पर गिरना था, लेकिन टेबल का कोना उनकी पेट में जा लगा और उनकी इंटेस्टाइन फट गई। यह चोट इतनी गंभीर थी कि अमिताभ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका था। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। पूरे देश ने उनके लिए प्रार्थनाएं की। मंदिरों, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों में लोग अमिताभ की सलामती के लिए दुआ करने लगे। 72 घंटों तक अमिताभ कोमा जैसी हालत में रहे, लेकिन फिर उन्होंने आंखें खोली। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब वो ठीक होकर अस्पताल से बाहर निकले तो पूरी मुंबई की सड़कों पर लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। कूली जब रिलीज हुई तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि फिल्म के जिस सीन में उन्हें चोट लगी थी उस सीन को स्लो मोशन में दिखाया जाए ताकि लोग जान सकें कि ये वही सीन है जिसने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। 1980s के अंत में राजनीति और करियर में ठहराव। 1984 में अमिताभ बच्चन ने अचानक फिल्मों से ब्रेक लिया और राजनीति में आ गए। उन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और जीत भी गए, लेकिन राजनीति की दुनिया उन्हें रास नहीं आई। 1987 में उन्होंने राजनीति छोड़ दी, लेकिन इस बीच बॉलीवुड में नए एक्टर्स की एंट्री हो चुकी थी। 1990s में उनकी फिल्में कुछ खास नहीं चली। फिर उनका प्रोडक्शन हाउस ABCL भी भारी नुकसान में चला गया और अमिताभ बच्चन करोड़ों के कर्ज में डूब गए। 1999 तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि उनका घर तक गिरवी रखना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी वापसी की जिसने उन्हें सिर्फ बॉलीवुड का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बना दिया। KBC और नए दौर की शुरुआत 2000 में जब कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक टीवी शो एक सुपरस्टार का करियर फिर से चमका देगा, लेकिन अमिताभ ने इस शो को अपने अंदाज से इतना खास बना दिया कि आज भी KBC भारत के सबसे लोकप्रिय शोज में से एक है। इसके बाद फिल्मों में भी उनकी वापसी हुई। मोहब्बतें 2000। शाहरुख खान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन टक्कर ने उन्हें फिर से इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना दिया। कभी खुशी कभी गम 2001। यहाँ उन्होंने परिवार के सख्त मुखिया का रोल किया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। बागबान 2003। इस फिल्म ने हर माता पिता को इमोशनल कर दिया। ब्लैक 2005। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को नेशनल अवार्ड मिला। पिंक 2016। इस फिल्म ने फिर साबित किया कि अमिताभ बच्चन आज भी उतने ही दमदार हैं। ब्रह्मास्त्र 2022 और कल्कि 2898 AD 2024 जैसी फिल्मों में आज भी वो काम कर रहे हैं और हर किसी को इंस्पायर कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक इंसान नहीं, एक इतिहास है। वो हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल हैं कि कैसे मेहनत और हौसला आपको अर्श तक पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि आज भी हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, अमिताभ बच्चन।